Eva's New Life After Rebirth, एपिसोड 911 to 915। ईवा ने ये बात जुबान से नहीं कही, मगर उसके मन में तुलना साफ थी। उसके लिए असली सहारा वही था, जो बिना शोर के साथ खड़ा रहे। काव्या ने होंठ फुला लिए। क्या है? बार बार सिर क्यों हिला रही हो? ईवा हल्का सा हंसी और नाक से आवाज निकाली। अगर खुद समझ नहीं पा रही हो तो रहने दो। मैं ज्यादा खुलकर बोलूंगी तो कल को लोग कहेंगे कि मैं घर में फूट डाल रही हूं। वैसे भी तुम्हारे घर में कोई आदमी की कमी नहीं है। तुम्हारे डैड है ना, और मेरे पापा को भी तुमने घर पे देखा ही है। वो कैसे हैं, कितने अच्छे हैं या नहीं, ये तुम खुद समझ सकती हो। मुझे बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर रौनक शाह इतना बड़ा बिजनेसमैन है? सिद्धार्थ जी अभी रेजिमेंट कमांडर हैं और आगे चलकर और भी बड़े ओहदे पर जाएंगे। वो ऐसे हीरो बनेंगे जिस पर पूरा देश गर्व करेगा। लेकिन सच कहें तो कई साल बाद भी ईवा ये पक्का नहीं कह पाती थी कि सिद्धार्थ जी उसके लिए दिल में आखिर क्या रखते हैं। फिर भी रेजिमेंट कमांडर होने के नाते सिद्धार्थ जी की हैसियत रौनक से कहीं ज्यादा ऊंची थी। पिछले कुछ सालों में सिद्धार्थ ने जिस तरह ईवा का ख्याल रखा, उसकी हिफाजत की, हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहे, ये सब ईवा अच्छे से समझती थी और दिल से याद रखती थी। ईवा को हमेशा लगता था कि इस जिंदगी में उसके पापा संदीप के अलावा, जो उसके लिए खुद खाना बना देते थे, अगर कोई और था जो बिना झिझक आस्तीन चढ़ाकर बर्तन धो दे, खाना परोस दे और उसका ख्याल रखे, तो वो सिर्फ सिद्धार्थ जी ही थे। रौनक, वो तो बिल्कुल अलग टाइप का इंसान था। बड़ा बिजनेसमैन, बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला बॉस, जो खुद उठकर कुछ करने के बजाय इंतजार करता है कि लोग उसे सर्व करें। सीधी बात यह थी कि जिस लंबे हैंडसम सीईओ पर सोनल और उसकी फ्रेंड्स फिदा थीं, वो ईवा की पसंद से तो कोसों दूर था। उल्टा पहली ही मुलाकात में उसने ईवा के दिल में अपनी अच्छी इमेज बनाने के बजाय एक अजीब सा नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ दिया था। अच्छी बात यह थी कि रौनक सिर्फ काव्या का रिश्तेदार था। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन था कि ज्यादातर टाइम अपने काम में बिजी रहता था। आज जैसा हेल्प करना उसके लिए बस कभी कभार की बात थी। लेकिन अगर रौनक बार बार काव्या से मिलने आने लगा तो ईवा को पहले से पता कर लेना पड़ेगा, ताकि अगली बार उसके आने पर वो उससे बच सके। कभी कभी भगवान भी अजीब तरीके से बैलेंस बना देता है। जो दो लोग एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनका कम मिलना ही शायद ऊपर वाले का तरीका होता है हालात सुधारने का। काव्या ने सिर हिलाया। भाई भाई होता है और डैड डैड होते हैं। क्या तुम चाहती हो कि मेरा भाई मुझे वैसे ट्रीट करे जैसे डैड करते हैं? रिश्ता अलग होता है। वो मेरे भाई हैं, मेरे डैड नहीं। मुझे बेटी की तरह ट्रीट करने की तो बात ही नहीं है। ठीक है बाबा, तुम जीती। ईवा ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर हार मान ली। जब काव्या खुद ही इतनी साफ बात कह चुकी थी तो अब कहने को बचा ही क्या था। ठीक है, रौनक काव्या के साथ बुरा तो नहीं था। अब वो अच्छा था या नहीं, ये पूरी तरह सोच पर डिपेंड करता है। अगर काव्या को लगता है कि वो अच्छा है तो उसके लिए वही सच है। और जब ईवा ने मायरा सिन्हा के परिवार से तुलना की तो उसे अचानक समझ आया कि काव्या को शाह फैमिली के रिश्तेदार इतने अच्छे क्यों लगते हैं। इसमें सिन्हा फैमिली का भी छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा रोल था। जब इंसान ने पहले कम देखा हो तो थोड़ा भी अच्छा बहुत बड़ा लगने लगता है। ईवा ने प्यार से काव्या के सिर पर हाथ फेरा। पिछली जिंदगी में उसकी मम्मी ने जो भी बातें फैलाई थी वो सच थी या नहीं, ये अब मायने नहीं रखता था। इस जन्म में काव्या के डैड पहले ही आर्मी की पोस्ट से हट चुके थे। उन्होंने जिम्मेदारियों से थोड़ा किनारा कर लिया था और मेहता फैमिली और सिन्हा फैमिली के मामलों से खुद को अलग कर लिया था। कम से कम अब वो अपने मन का सुकून वापस पा चुके थे। जब तक काव्या के डैड जिंदा हैं, उसे किसी और के अच्छे होने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक फादर बिना किसी स्वार्थ के दिल से अपनी बेटी से प्यार करे और उसकी ढाल बनकर खड़ा रहे तो बाकी दुनिया मायने नहीं रखती। ईवा ने थोड़ा सीरियस होकर पूछा, वैसे हाल ही में तुमने अपने डैड को कितनी बार कॉल किया? तुम पास नहीं हो तो उनकी डेली रूटीन ठीक चल रही है ना? काव्या ने तुरंत जवाब दिया, टेंशन मत लो, अब तो मैं रोज डैड को कॉल करती हूँ। अगर उनके सेक्रेटरी ने जरा भी कहा कि उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया तो मैं दिन में 3-3 बार फोन करती हूँ। कॉलेज लाइफ का सबसे बड़ा फायदा यही है, कॉल करने की पूरी फ्रीडम है। अगर डैड नहीं चाहते कि उनके ऑफिस का फोन मैं ही कब्जा करके बैठ जाऊं तो उन्हें टाइम पर खाना खाना ही पड़ेगा। ईवा के साथ इतना वक्त बिताने के बाद काव्या अब इन सब चीजों में काफी एक्सपर्ट हो चुकी थी। अब उसे अपने डैड को संभालना भी अच्छे से आ गया था। काव्या को इस बात की जरूरत नहीं थी कि उसके डैड कोई ऊंचे सरकारी पद पर रहें और उसे सीनियर ऑफिसर की बेटी वाला स्टेटस दिलाएं। उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी अपने डैड की सेहत। पद,
पावर, रुतबा, ये सब बाद में। अगर उसके डैड 100 साल तक हेल्दी और खुश रहें, वही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। ईवा ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, अब आई हो लाइन पर। ये हुई ना समझदारी वाली बात। अब उसे तसल्ली हो गई थी। आगे से इस मामले में शायद उसे काव्या को बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों ने प्लान बनाया कि पहले अपने अपने बेडरूम साफ करेंगी, फिर किचन और आखिर में लिविंग रूम, क्योंकि उसके बिना भी काम चल सकता था। लेकिन जब तक बेडरूम और किचन की सफाई खत्म हुई, ईवा ने घड़ी देखी तो शाम के 4 बज चुके थे। दोनों की हालत भी थकान से हल्की सी पस्त हो चुकी थी। ईवा ने अपनी अकड़ी हुई और दर्द करती कमर सीधी की और 2-3 बार थपथपाई। बस करो अब, आज जितनी सफाई की है उससे तो कम से कम हम यहाँ रह सकते हैं, बाकी कल देख लेंगे। पहले सामान कमरे में रख देते हैं, कपड़े और बेड सेट कर लेते हैं, नहीं तो आज सोना भी मुश्किल हो जाएगा। अच्छी बात यह थी कि आलोक परमार के घर में बिजली का कनेक्शन कभी कटा नहीं था, पानी भी चालू हालत में था। इसलिए जब ईवा और काव्या वहां शिफ्ट हुईं तो बेसिक चीजें बिना दिक्कत के चल रही थीं। काव्या ने बिजली की स्पीड से अपना सामान बेडरूम में शिफ्ट किया, गद्दे पर कवर चढ़ाया, कपड़े टांगे और फिर सीधा कुर्सी पर धम से बैठ गई। ईवा, मैं तो भूख से मर रही हूं। दोपहर का खाना कब का पच चुका था, पेट में सच में कुछ भी नहीं बचा था। काव्या, चलो, आज तुम्हारा भाई तुम्हें बढ़िया खाना खिलाएगा। इतने में फिर से रौनक एंट्री मारता हुआ दिखा। जब ईवा और काव्या घर समेटने में लगी थी तब रौनक कुछ देर के लिए बाहर चला गया था। अब वापस आया तो उसके दोनों हाथ सामान से भरे हुए थे। उसने आकर सब चीजें टेबल पर रख दीं। तुम दोनों को यहाँ खुद ही खाना बनाना पड़ेगा ना, तो ये सब काम आएगा। वो सीधे सुपरमार्केट गया था और वहां के स्टाफ से पूछ कर किचन में लगने वाली हर तरह की मसाले, सॉस और बेसिक ग्रॉसरी खरीद लाया था। नमक, तेल, हल्दी, मिर्च, सोया सॉस, सिरका, पूरा सेटअप। काव्या तो वैसे भी कुकिंग के नाम पर जीरो थी। साफ था कि ये सारा सामान आखिर में ईवा ही इस्तेमाल करने वाली थी। काव्या को तो बस बैठकर खाना खाना था, जबकि ईवा खाना बनाती। सच कहें तो शाह फैमिली को भी यही सिचुएशन पसंद आती, काव्या आराम से और कोई और किचन संभाले। भाई, आप तो बेस्ट हो, काव्या खुशी से बोली। हमारा सुपरमार्केट जाने का झंझट भी बच गया। ईवा, चलो ना, बाहर चलते हैं, आज भाई ट्रीट दे रहे हैं। ईवा ने आंखें घुमाईं। मैं तुम नहीं हूं काव्या, मुझमें इतनी एनर्जी नहीं बची। सच में थक कर हालत खराब है। मैं नहीं जा रही, तुम जाओ, मैं यहीं घर पर कुछ सिंपल सा बनाकर खा लूंगी। असल में बात सिर्फ थकान की नहीं थी। ईवा दिल से शाह फैमिली और खासकर रौनक का सामना करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। काव्या ने ईवा का हाथ पकड़कर उसे साथ खींचना चाहा, लेकिन ईवा ने बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ा लिया। इतनी थक गई हो? अरे, रौनक भाई की कार है, तुम्हें बस बैठना है, ड्राइव तो वो करेंगे। ईवा ने होंठ भींच लिए और काव्या को एक सख्त, नाराज नजर से देखा। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, जबरदस्ती मत करो। अब काव्या की बारी थी हाथ खड़े करने की। ठीक है, मत चलो, घर पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा पैक करवा कर ले आऊंगी। जाओ, ईवा ने छोटा सा जवाब दिया। बेबस सी काव्या ने फिर रौनक का हाथ पकड़ा। चलो भाई, मुझे तो इतनी भूख लगी है कि मैं पूरा खाना खा जाऊं। अरे टेंशन मत ले, रौनक हंसते हुए बोला, तुझे 56 भोग भी खिला दूं। भाई है ना, सब इंतजाम कर देगा। ईवा नहीं जा रही थी, और सच कहें तो इससे रौनक को राहत ही मिली। अपनी बहन काव्या को खिलाने पिलाने में उसे खुशी थी, लेकिन काव्या की लव राइवल को ट्रीट देने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसके हिसाब से ईवा वही लड़की थी जिसने काव्या की पसंद का इंसान उससे दूर कर दिया था। ऐसे में उसे ट्रीट देना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। फिर भी रौनक मन ही मन मानता था कि ईवा समझदार है। उसे लोगों के चेहरे पढ़ने आते हैं, माहौल समझ आता है और अपनी हद भी पता है। अगर ईवा हालात को न समझती और जबरदस्ती साथ आ जाती तो रौनक काव्या की भी परवाह नहीं करता। साफ साफ अपनी नापसंदगी दिखा देता और ईवा को सख्ती से उसकी जगह बता देता। जैसे ही रौनक और काव्या बाहर निकले, ईवा ने चैन की सांस ली। घर अचानक शांत लगने लगा। आज की घटना के बाद ईवा के मन में एक बात पक्की हो गई, वो कभी भी शाह फैमिली के घर नहीं जाएगी। और जहां तक उस परिवार के बाकी लोगों का सवाल है, उनसे जितना हो सके दूरी ही रखेगी। सबसे अच्छा यही है कि मुलाकात ही न हो, चाहे बीच में काव्या क्यों ना हो। इस फैसले पर ईवा बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। शाह फैमिली काव्या के ननिहाल वाले थे, उसके अपने नहीं।
ईवा का भी अपना ननिहाल था, लेकिन उसकी मम्मी ने तो बहुत पहले ही उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। जब वो अपने ही नाना नानी जो अभी जिंदा हैं उनसे मिलने नहीं जाती, तो फिर काव्या के ननिहाल वालों से मिलने जाना क्या अजीब नहीं लगेगा। ईवा पास की छोटी सी दुकान पर गई और कुछ जरूरी सामान खरीद लाई। साथ में 1 कप इंस्टेंट नूडल्स भी ले आई। जब वो मुंबई में थी तो खुद ही सब्जियां सुखाकर अचार और प्रिजर्व्ड सब्जियां बनाया करती थीं। कॉलेज आने से पहले वो उनकी कुछ बोतलें साथ ले आई थीं। अब वही काम आने वाली थीं। उसने नूडल्स बनाकर उसमें थोड़ा सा अपना घर का बनाया अचार डाला और आराम से खा लिया। पेट भरते ही जैसे थोड़ी जान वापस आ गई। खाना खत्म करके उसने सिद्धार्थ को कॉल बैक किया। सिद्धार्थ जी, मैं बोल रही हूँ। उधर से सिद्धार्थ की आवाज आई। घर पर सब सेट हो गया लगभग, ईवा ने थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया। वो इस वक्त कुर्सी पर बैठकर थोड़ी देर के लिए आराम कर रही थी। वो शाह फैमिली से कौन था? फोन काटने से पहले जो नाम उसने सुना था वही बात सिद्धार्थ के दिमाग में घूम रही थी। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया था और आवाज भी हल्की ठंडी पड़ गई थी। ईवा समझ गई कि वो उससे नाराज नहीं है, बस सतर्क हो गए हैं। अरे, वो काव्या का सेकंड कजिन है। नाम शायद रौनक है। सिद्धार्थ जी, आप इतना मत सोचिए। शाह फैमिली काव्या के रिश्तेदार हैं, मेरे नहीं। आगे से मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। ये सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे का तनाव थोड़ा कम हुआ। ठीक है, अच्छा ही है। शाह फैमिली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तुम काव्या के चक्कर में आकर उनके असर में मत आना। सिद्धार्थ की आवाज में सीधा ऑर्डर नहीं था, लेकिन साफ चिंता थी और हल्की सी पॉजिटिवनेस भी। सिद्धार्थ शाह फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। एक बाहरी इंसान की तरह देखे तो वो उनकी सोच और बर्ताव को समझ सकता था कि क्यों वो ऐसे हैं, कैसे फैसले लेते हैं। लेकिन अगर बात करीब से जुड़ने की आती तो शायद वो उन्हें न पूरी तरह समझ पाता, न ही माफ कर पाता। सही और गलत क्या है, ये हर इंसान को खुद तय करना पड़ता है। सिद्धार्थ ने कभी भी काव्या के सामने शाह फैमिली के बारे में कुछ नहीं कहा था। वो जानता था कि वो उसके रिश्तेदार हैं और वो उसकी भावनाओं की इज्जत करता था। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि काव्या की बातों में आकर ईवा के मन में शाह फैमिली की ऐसी इमेज बन जाए जो पूरी तरह सच्ची ना हो। वो बस इतना चाहता था कि ईवा अपनी समझ से फैसले ले, किसी की बातों में आकर नहीं। सिद्धार्थ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे सब समझ में आता है, ईवा ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। उसे पहले से अंदाजा था कि काव्या जिस सर्कल में पली बड़ी है वहां चीजें सीधी और साफ नहीं होती। बड़े लोग, बड़े रिश्ते और उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड सोच। सिद्धार्थ ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, शायद मुझे जल्दी ही दिल्ली आना पड़े, तब तुमसे मिलूंगा। ईवा ने तुरंत पूछा, काम से या पर्सनल वजह से? अगर सिर्फ उसकी वजह से आना हो तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसे नहीं चाहिए था कि वो उसके लिए बेवजह भाग दौड़ करे। उसके लिए शाह फैमिली का मामला कोई पर्सनल लड़ाई नहीं था। जब तक वो खुद उन्हें उकसाए नहीं, वो लोग भी क्यों एक कॉलेज स्टूडेंट पे टाइम वेस्ट करेंगे। सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराया। ऑफिशियल काम है और शायद मॉम डैड भी साथ आएंगे। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा नरम थी, जैसे उसने मन ही मन तय कर लिया हो कि वो खुद आकर सब देखेगा, तभी पूरी तरह बेफिक्र होगा। ईवा ने उंगलियों पर हिसाब लगाया। अरे, वो नेशनल डे सेलिब्रेशन? हाँ, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। नेशनल डे बड़ा इवेंट है। ऐसे मौके पर हमारे घर वालों का दिल्ली जाना तो बनता है। पहले जब सिद्धार्थ घायल था तब सिर्फ राजीव प्रताप सिंह का जाना काफी होता था। सिद्धार्थ की मौजूदगी जरूरी नहीं मानी जाती थी। वैसे भी सिद्धार्थ हमेशा लो प्रोफाइल रहना पसंद करता था। जब तक बहुत जरूरी ना हो वो ऐसे हाई प्रोफाइल फंक्शंस में शामिल नहीं होता था। सिंह फैमिली का बेस मुंबई में था, जबकि शाह फैमिली का मेन ठिकाना दिल्ली में। और सच तो ये था कि सिद्धार्थ का खुद शाह फैमिली से ज्यादा सीधा कांटेक्ट भी नहीं रहा था। दूरी ही बेहतर लगती थी, कम से कम उसके हिसाब से। लेकिन इस बार सिद्धार्थ सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं जाना चाहता था। वो साफ इरादे से जाना चाहता था, ईवा के साथ खुलकर खड़े होने के लिए। शाह फैमिली को ईवा से दिक्कत क्यों है, ये उसके लिए मायने नहीं रखता था। असली बात ये थी कि उन्हें ये साफ साफ समझ आ जाना चाहिए, ईवा उसकी मंगेतर है और वो सिर्फ उसकी पसंद नहीं, बल्कि सिंह फैमिली द्वारा ऑफिशियल तौर पर एक्सेप्ट की गई सिंह फैमिली की होने वाली बहू है। उसे किसी से जबरदस्ती प्यार या अपनापन नहीं चाहिए था। अगर शाह फैमिली की सोच नहीं बदलती तो कम से कम वो अपनी नापसंदगी दिल में ही रखें। सामने से इज्जत और मर्यादा बनी रहे, बस इतना काफी है। सिद्धार्थ के लिए बात सीधी थी, ईवा का स्टेटस साफ होना चाहिए।
जो भी उसके साथ खड़ा होगा उसे सम्मान देगा और जो नहीं देगा उसे कम से कम एटिकेट्स निभाने ही होंगे। असल में शाह फैमिली और सिंह फैमिली के बीच ज्यादा उठना बैठना नहीं था। रिश्ते फॉर्मल थे, बस हाय हेलो तक सीमित, और सिद्धार्थ के लिए यही काफी था। न बहुत नजदीकी, न कोई दुश्मनी, बस सम्मानजनक दूरी। लेकिन अगर शाह फैमिली को ये लगा कि सिंह फैमिली का बेस मुंबई में है, इसलिए वो उन्हें हल्के में ले सकते हैं या ईवा के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, तो इस बार मामला अलग होगा। सिद्धार्थ ने मन ही मन तय कर लिया था, अगर किसी ने ईवा को टारगेट किया तो सिंह फैमिली चुप नहीं बैठेगी। रौनक के कहे कुछ कड़वे शब्द अभी भी सिद्धार्थ के दिमाग में गूंज रहे थे। वो ऊपर से शांत था, लेकिन अंदर से उसका गुस्सा अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ था। एक बड़ा आदमी होकर एक कॉलेज पढ़ने वाली लड़की से इस तरह की छोटी सोच वाली बातें करना, ये उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। और सिद्धार्थ अच्छी तरह समझता था, रौनक का रवैया सिर्फ उसका निजी स्वभाव नहीं था, वो कहीं न कहीं शाह फैमिली की सोच को भी दिखाता था, खासकर ईवा के लिए। दिल्ली में बैठी शाह फैमिली अगर एक नई कॉलेज में एडमिशन लेने वाली लड़की को ही निशाना बनाए तो लोग क्या कहेंगे? क्या उन्हें जरा भी शर्म नहीं आएगी कि समाज में उनकी इमेज का क्या होगा? यही सोचकर सिद्धार्थ और भी पक्का हो गया, उसे दिल्ली जाना ही होगा। अगर वो खुद मौजूद रहेगा तो कम से कम कोई भी खुलकर ईवा के खिलाफ कुछ करने से पहले 10 बार सोचेगा। ये खबर जल्द ही काव्या के डैड तक भी पहुंच गई। उन्होंने गहरी सांस ली। उन्होंने कभी काव्या को शाह फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझाया। वो चाहते थे कि काव्या खुद अपनी समझ से रिश्तों की सच्चाई पहचाने। वैसे भी मेहता फैमिली की हालत पहले से ही उलझी हुई थी। घर के बड़े बुजुर्ग खुद कई बार साफ फैसला नहीं ले पाते थे, तो क्या इतनी समझदार शाह फैमिली इस बात से अनजान होगी? उन्हें सब पता था, बस हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा था। चाहे शाह फैमिली अपनी बेटी नमिता से कितना भी प्यार करती हो, आखिर में उन्होंने उसकी शादी उसी से कर दी और उसे मेहता फैमिली की बहू बना दिया। यानी शाह फैमिली की नातिन अब मेहता फैमिली की भी पोती है। रिश्ता अब एक दूसरे से अलग नहीं रहा। मेहता फैमिली के बुजुर्ग भले कभी कभी उलझे हुए फैसले लेते हों, लेकिन एक अच्छी बात थी, उनके घर के रिश्ते सीधे साधे थे। अंदरूनी खींचतान कम थी। कम से कम ऊपर ऊपर से सब साफ दिखता था। यही फर्क था मेहता फैमिली और शाह फैमिली में। शाह फैमिली का माहौल कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। उसे एक बड़े रंग के टब जैसा समझो, जो भी उसमें जाता है उसका रंग बदल सकता है। हर पीढ़ी में अलग अलग स्वभाव के लोग, अलग सोच, अलग चालें। कोई सीधा, कोई बहुत चालाक, कोई एम्बिशियस, तो कोई बिल्कुल स्वार्थी। ऐसे माहौल में कौन किससे कितना इफेक्ट हो जाए, ये कहना आसान नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि शाह फैमिली पीढ़ियों से दिल्ली में रह रही थी और खुद को बहुत रईस, रसूखदार और गहरी विरासत वाला खानदान बताती थी। उनके यहाँ तो सीधी और साइड लाइन की अलग पहचान थी, कौन असली वारिस, कौन दूर का रिश्तेदार, सबकी गिनती अलग। इतने बड़े खानदान में जड़ें इतनी उलझी हुई थीं कि समझना मुश्किल हो जाता था कि कौन किससे कितना जुड़ा है। जहाँ लोग ज्यादा होते हैं वहाँ बातें भी ज्यादा होती हैं, और जहाँ बातें ज्यादा हों वहाँ दिल भी उतने ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। काव्य मेहता ने कभी काव्या को शाह फैमिली के इन पहलुओं के बारे में नहीं बताया। वो जानते थे कि अगर वो अपनी बेटी के ननिहाल के बारे में कुछ गलत कहेंगे तो ये उसके दिल पर गहरा असर डालेगा। खासकर कंचन सिन्हा और मायरा सिन्हा के व्यवहार की वजह से काव्या हमेशा यही मानती आई थी कि उसके ननिहाल वाले बहुत अच्छे हैं। उसे सच और रिश्तों की परतें खुद ही समय के साथ समझनी होंगी। यही उसके डैड काव्य मेहता की चुप्पी के पीछे की वजह थी। काव्य मेहता की सबसे बड़ी चिंता यही थी, अगर काव्या के दादाजी के खानदान वाले भी ठीक नहीं और ननिहाल वाले भी उतने सीधे नहीं, तो काव्या आखिर भरोसा करे तो किस पर? घर में वो इकलौती बेटी थी, बचपन से ही समझदार थी, लेकिन दोस्तों का सर्कल बहुत छोटा रहा। हर तरफ से रिश्तों का दबाव, उम्मीदें, तुलना। इन सब के बीच काव्य मेहता को डर था कि कहीं काव्या अंदर ही अंदर टूट न जाए या फिर बगावती न बन जाए। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। काव्या बड़ी हो चुकी थी, कॉलेज में थी, दुनिया देख रही थी और सही गलत के बीच की पतली रेखा को समझने लगी थी। अब हर बात उनसे छिपाकर रखना सही नहीं था। काव्य मेहता ने सोचा, शायद अब समय आ गया है कि वो थोड़ा हाथ ढीला छोड़ दें। हर चीज से उसे बचाकर रखना पॉसिबल भी नहीं है। कुछ ठोकरें खुद खाकर ही इंसान मजबूत बनता है। अगर काव्या को मेहता और शाह फैमिली के कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों से जूझते हुए थोड़ा बहुत झटका लगे भी, तो शायद वही उसे मैच्योर बनाएगा। आखिर वो अब कॉलेज स्टूडेंट ही नहीं, एक एडल्ट भी है, और एक फादर के तौर पर अब उन्हें अपनी बेटी को सच में बड़ा होने देना होगा।
सिद्धार्थ, तुम सच में दिल्ली जाने वाले हो? काव्य मेहता ने सीधे सवाल किया। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। तुम जानते हो, अगर तुम और तुम्हारे डैड दोनों खुलकर ईवा के साथ खड़े हो गए तो शाह फैमिली का रवैया जरूर बदलेगा। लेकिन क्या तुमने सोचा है, कहीं इसका उल्टा असर तो नहीं पड़ेगा? उनका मतलब साफ था, नीयत भले अच्छी हो, लेकिन राजनीति और बड़े परिवारों के कैलकुलेशन इतने सीधे नहीं होते। उन्होंने आगे समझाया, देखो, अभी अगर शाह फैमिली ईवा को पसंद नहीं भी करती तो भी वो कुछ खुलकर गलत नहीं करेगी। आखिर वो सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट है। बात बस मन की नापसंदगी तक सीमित है। काव्य मेहता का डर ये था कि अगर सिंह फैमिली बहुत ज्यादा खुलकर सपोर्ट दिखाएगी तो मामला जरूरत से ज्यादा बड़ा बन सकता है। कभी कभी चुपचाप बैलेंस बनाए रखना सीधी टक्कर लेने से बेहतर होता है। काव्य मेहता ने धीमे लेकिन साफ लहजे में कहा, सोचो जरा, अगर शाह फैमिली को पूरी तरह समझ आ गया कि सिंह फैमिली में ईवा की क्या हैसियत है, कितना असर है उसका, तो वो काव्य के रिश्ते का इस्तेमाल करके उसके और करीब आने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बात और साफ की, अगर हम जरा भी सावधान नहीं रहे तो हो सकता है कल को ईवा का एक नया बना बनाया परिवार खड़ा हो जाए, नाम का अपनापन, लेकिन असल में सिर्फ फायदा उठाने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब साफ था, रिश्ते कभी कभी सिर्फ भावनाओं से नहीं बनते बल्कि ताकत और हैसियत देखकर भी जोड़े जाते हैं। काव्य मेहता की चिंता यही थी कि कहीं ईवा अनजाने में किसी दिखावटी रिश्ते में न फंस जाए, जहां लोग उसे बहू या बेटी नहीं बल्कि एक कनेक्शन की तरह देखें। टांके निकलवाते हुए भी सिद्धार्थ की आवाज बिल्कुल शांत थी। आपको सच में लगता है कि ईवा काव्य जैसी है? शाह फैमिली के लोग शायद थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। उन्हें शायद वो दिन याद ही नहीं रहे जब शुरुआत में दिल्ली में जमने के लिए कितनी मेहनत और मुश्किलें झेलनी पड़ी थीं। वो हल्की सी हंसी के साथ बोला, कहावत है ना, मुश्किल वक्त में इंसान तरक्की करता है लेकिन आराम और घमंड में धीरे धीरे गिरने लगता है। अभी शाह फैमिली की हालत कुछ ऐसी ही लग रही है। उसने साफ कहा, अब तो बस छोटी मोटी चालें चलने तक ही रह गए हैं। पूरे परिवार में ढूंढो तो कोई सच में काबिल और जमीन से जुड़ा इंसान मिलना मुश्किल है। सिद्धार्थ ने शांत आवाज में कहा, अभी मेरी ईवा से बात हुई, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने खुद साफ कह दिया कि वो शाह फैमिली के लोगों से दूरी रखेगी। आज रौनक के व्यवहार ने असल में शाह फैमिली की इमेज खुद ही गिरा दी थी। ईवा बहुत सेंसिटिव और सतर्क है, सिद्धार्थ ने आगे कहा। आज जो उन्होंने दिखाया है उसके बाद अगर वो लोग कभी रिश्ता जोड़ने की बात भी करें तो ईवा तभी मानेगी जब उसका दिमाग खराब हो जाए। बिना वजह वो किसी से जुड़ने वाली नहीं है। काव्य मेहता हंस पड़े। सही कह रहे हो, ईवा थोड़ी अलग किस्म की है, सीधी दिखती है लेकिन दिमाग बहुत तेज है। उम्र कम है पर सोच गहरी है। वो हमारे जैसे सर्कल की नहीं है, फिर भी हालात को बहुत बारीकी से समझ लेती है। उन्होंने हल्के मजाक में जोड़ा, तुम्हारी सिंह फैमिली को आगे चलकर उसके मामले में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काव्य मेहता जानते थे शाह फैमिली से जितनी दूरी रखी जाए उतना बेहतर है, लेकिन उन्हें ये देखकर तसल्ली हुई कि ईवा को किसी के समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने खुद ही उनसे दूरी बना ली, जैसे उसे पहले से ही अंदाजा हो कि कहाँ कदम रखना है और कहाँ नहीं। वो मानो किस्मत को पहचानने और मुसीबत से बचने के लिए ही पैदा हुई हो। उसका अंदाजा अक्सर बिल्कुल सही बैठता था। फिर उन्हें अपनी थोड़ी भोली बेटी काव्या का ख्याल आया। उन्होंने सोचा, अगर वो ईवा के साथ ज्यादा वक्त बिताएगी तो शायद धीरे धीरे समझदारी में भी उससे कुछ सीख लेगी। उधर काव्य मेहता ही नहीं, शाह फैमिली को भी ये खबर मिल गई कि सिद्धार्थ दिल्ली आने वाला है, क्योंकि इस बार नेशनल डे के आधिकारिक गेस्ट लिस्ट में सिद्धार्थ का नाम साफ साफ दर्ज था और उसका नाम तो वैसे भी आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हालांकि सिद्धार्थ आर्मी में था, लेकिन पहले वो ऐसे बड़े पब्लिक इवेंट्स में आना पसंद नहीं करता था। अगर इस बार उसका नाम लिस्ट में था तो साफ था वो खुद मौजूद रहेगा। शाह परिवार में भी ये खबर पहुंच चुकी थी। शाह परिवार के बुजुर्ग यानी काव्या के नानाजी जगदीश शाह ने अपने बड़े बेटे को बुलाया, जो खुद एक बड़ा पॉलिटिशियन था। उसका नाम था अरविंद शाह। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? जगदीश शाह ने टेबल पर रखी गेस्ट लिस्ट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अरविंद शाह ने एक नजर डाली और हल्का सा मुस्कुराया। उसे तो ये खबर पहले ही मिल चुकी थी। डैड, पहले आप बताइए, आपका क्या अंदाजा है? जगदीश शाह की आवाज में हल्की चिंता थी। कहना मुश्किल है, राजीव प्रताप सिंह का ये बेटा इतनी कम उम्र में ही काफी सुर्खियों में है और उसे खुद भी ये बात अच्छी तरह पता है, इसलिए वो आमतौर पर ऐसे हाई प्रोफाइल मौकों से दूर ही रहता है। इस बार उसका आना यूं ही नहीं हो सकता था। ये कहना बिल्कुल सही था कि सिद्धार्थ बहुत लो प्रोफाइल रहता है।
दिल्ली में उसकी मौजूदगी बहुत कम ही दिखती थी। अगर किसी को उसकी बहादुरी और अचीवमेंट्स के बारे में साफ जानकारी न हो तो शायद वो ये समझ ले कि राजीव प्रताप सिंह जैसे शेरदिल पिता का बेटा बड़ा शांत और सीधा साधा निकला है। लेकिन सच्चाई इसके उलट थी। आर्मी में वही शांत इंसान एकदम प्राचीन योद्धा की तरह उभरता था, तेज, सही डिसीजन लेने वाला और बेहद सख्त। उसके फैसले और असर को कोई हल्के में नहीं ले सकता था। सालों पहले भले ही उसके दामाद ने शुरुआत में उसे गाइड किया हो, लेकिन बाद में जो कामयाबियां सिद्धार्थ ने खुद हासिल की वो उसकी अपनी काबिलियत का नतीजा थीं। ये बात हर कोई मानता था। उसकी पुरानी परफॉर्मेंस ही इतनी दमदार थी कि वो अपने दम पर एक अच्छा फ्यूचर तय कर सकता था। हाँ, अगर उसमें काव्य मेहता का सपोर्ट और उसके अपने हुनर दोनों जुड़ जाएं, तो हालात पूरी तरह उसके साइड में हो जाते थे। इसीलिए सिद्धार्थ के प्रमोशन ऐसे बढ़े जैसे रॉकेट की स्पीड से, तेज, सीधा और बिना रुकावट के। इतने बड़े और ताकतवर देश में रेजिमेंट कमांडर बनने की उम्र आमतौर पर 40 के ऊपर होती है। 30 से पहले उस पद तक पहुंचना, ऐसा उदाहरण मिलना ही मुश्किल है। लेकिन सिद्धार्थ ने ये कर दिखाया था। उसकी परफॉर्मेंस को देखकर उसे सिर्फ लो प्रोफाइल कहना सही नहीं लगता। वो भले ही दिखावा नहीं करता, मीडिया से दूर रहता है, लेकिन जब काम की बात आती है तो उसका नाम सबसे आगे होता है। वो शांत जरूर है, पर कमजोर बिल्कुल नहीं। जगदीश शाह के लिए भी ये लड़का सिरदर्द बना हुआ था। उम्र में तो वो उनके पोतों की पीढ़ी का था, लेकिन सोच और काबिलियत में कई बड़े लोगों पर भारी पड़ता था। उन्हें हमेशा लगता था कि सिद्धार्थ को समझना आसान नहीं है। वो सीधा खेल नहीं खेलता और न ही किसी के कंट्रोल में आसानी से आता है। लेकिन इस साल वो आ रहा है। अरविंद शाह कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तो डैड, आपको सच में लगता है कि वो उस कॉलेज वाली लड़की की वजह से आ रहा है? अरविंद शाह की आंखों में साफ अविश्वास और हल्का सा तिरस्कार था, जैसे उसे ये बात हजम ही न हो रही हो कि इतना बड़ा नाम किसी लड़की के कारण अपनी पुरानी आदत तोड़ दे। जगदीश शाह चुप रहे, लेकिन सोच में पड़ गए। सिद्धार्थ कोई आम इंसान नहीं था। वो उन लोगों में से था जिनका फ्यूचर पहले से ही बड़ा लिखा होता है। बिना जरूरत वो अपनी तय की हुई लाइन से नहीं हटता। सालों से उसने दिल्ली के ऐसे हाई प्रोफाइल मौकों से दूरी बनाई हुई थी। अगर इस बार वो खुद आ रहा है तो जरूर कोई ठोस वजह होगी। और बड़े लोग कभी बिना वजह कदम नहीं उठाते। देखिए डैड, अरविंद शाह ने ठंडे लहजे में कहा, अगर सिद्धार्थ आ रहा है तो पक्का किसी ऑफिशियल काम से ही आ रहा होगा। वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सिर्फ एक लड़की के लिए अपनी पुरानी पॉलिसी तोड़ दे। उसने हल्का सा व्यंग्य किया, क्या ये कोई पुरानी कहानी है जिसमें राजा अपनी रानी को हंसाने के लिए पूरा दरबार इकट्ठा कर लिया हो या युद्ध का ढोंग रच दिया हो? वो सिर हिलाते हुए बोला, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं और सिद्धार्थ भी वैसा नहीं हो सकता। उसके हिसाब से सिद्धार्थ जैसा एम्बिशियस और दूर की सोचने वाला इंसान जो अपने करियर को इतनी गंभीरता से लेता है, वो कभी भी निजी भावनाओं के लिए अपने प्रोफेशनल कदमों से समझौता नहीं करेगा। कम से कम अरविंद शाह को तो यही यकीन था। असल में उस कॉलेज वाली लड़की का मामला बस एक बहाना भी हो सकता था। अरविंद शाह ने मन ही मन सोचा, हो सकता है ईवा का मुद्दा सिर्फ एक कवर हो, असली वजह तो काम ही हो। सिद्धार्थ को दिल्ली आना ही था और ये मौका उसके लिए सही बहाना बन गया। वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सिर्फ एक लड़की के लिए अपनी चाल बदले, अरविंद शाह ने ठंडे अंदाज में कहा। अगर वो आ रहा है तो असली खेल कहीं और है। उसने साफ तय किया, बेकार में उस कॉलेज स्टूडेंट पर ध्यान देने से बेहतर है कि सिंह फैमिली की हर मूवमेंट पर नजर रखी जाए। कौन किससे मिल रहा है, कौन सा बयान दे रहा है, किस प्रोग्राम में कौन साथ दिख रहा है। राजनीति और बड़े घरानों की दुनिया में इमोशन से ज्यादा मायने रखती है टाइमिंग। अगर वो सही समय पर सही इशारा पकड़ ले तो आगे की चाल पहले से तय की जा सकती है। उसके लिए असली मुद्दा लड़की नहीं, बल्कि सिंह फैमिली की स्ट्रैटेजी थी। जगदीश शाह ने अरविंद शाह को तीखी नजर से देखा। क्या तुम्हें मेरी बातें याद भी हैं? मैंने पहले ही कहा था, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा घमंड है। तुम खुद को जरूरत से ज्यादा सुरक्षित समझने लगे हो। उन्होंने गहरी सांस ली। आज दिल्ली में हमारी स्थिति मजबूत दिखती है। लोग हमें अटूट समझते हैं, लेकिन यहां हालात पलटते देर नहीं लगती। कितने ही बड़े घराने एक झटके में गिरते देखे हैं मैंने। उनकी आवाज अब और सख्त हो गई। मैंने हमेशा कहा, हर कदम सोच समझ कर उठाओ। 3 बार सोचो, फिर फैसला करो। क्या मेरी बातों को तुमने हल्के में लिया? फिर उन्होंने खास बात पर ध्यान दिलाया। और एक बात, उसे वो कॉलेज वाली लड़की मत कहा करो। अगर ये शब्द किसी और के कान में पड़ गए, खासकर तुम्हारे बेटे के, और कोई गलत कदम उठा लिया गया, तो उसका असर पूरे शाह परिवार पर पड़ेगा। एक छोटी सी लापरवाही सबको भारी पड़ सकती है। अरविंद शाह ने हल्का सा आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा, डैड,
आप जरा ज्यादा ही सोच रहे हैं। क्या बात सच में इतनी सीरियस है? उसे अब भी लग रहा था कि उसके डैड जरूरत से ज्यादा सतर्क हो रहे हैं। जगदीश शाह ने सख्त लहजे में कहा, तुम शायद भूल रहे हो, वो कोई मामूली कॉलेज की लड़की नहीं है। वो सिद्धार्थ की मंगेतर है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे राजीव प्रताप सिंह ने भी अपनी होने वाली बहू मान लिया है। उन्होंने साफ किया, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर सिर्फ सिद्धार्थ ने अपनी पसंद से उसे चुन लिया होता तो बात उतनी भारी नहीं होती। ऐसे मामलों में कभी कभी घर के बड़े बाद में फैसला बदल भी देते हैं, लेकिन यहाँ मामला अलग है। ईवा सिर्फ सिद्धार्थ की पसंद नहीं है, उसे उसके माँ पापा राजीव प्रताप सिंह और प्रेरणा प्रताप सिंह दोनों ने एक्सेप्ट किया है। और जब किसी बड़े घर के माता पिता खुलकर मंजूरी दे दें तो वो रिश्ता सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं रहता, वो पूरे परिवार की इज्जत और स्टेटस से जुड़ जाता है। यही बात जगदीश शाह अपने बेटे को समझा रहे थे। ये कोई हल्की बात नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। इसलिए ईवा की पहचान अब साफ और पक्की थी, वो सिंह फैमिली की होने वाली बहू है। ये कोई हिलने डुलने वाली बात नहीं थी। अब इस रिश्ते को कोई आसानी से डिगा नहीं सकता। सिर्फ चीफ सिंह की बहू वाला स्टेटस ही काफी था कि कितने लोग खुद आगे बढ़कर उससे अच्छा व्यवहार करें, उसका साथ पाने की कोशिश करें। शाह फैमिली भले ऐसे चापलूसी करने वालों में शामिल ना हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बेवजह अकड़ दिखाएं या जानबूझकर किसी को नाराज करें। जगदीश शाह की बात सीधी थी, इज्जत देना अलग बात है और बेवजह दुश्मनी मोल लेना अलग। समझदारी इसी में है कि रिश्तों को तौलकर चला जाए, न कि घमंड में आकर किसी को छोटा समझ लिया जाए। डैड, क्या आप सच में ये सोच रहे हैं कि अगर हमारा उस लड़की से कोई टकराव हो गया तो सिंह फैमिली हमसे भिड़ जाएगी? अरविंद शाह ने अविश्वास से अपने डैड को देखा। अरे, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई, बस सगाई जैसी बात है। सिंह फैमिली इतनी समझदार है कि वो एक लड़की के लिए पूरा खेल दांव पर नहीं लगाएगी। आप उस लड़की को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जगदीश शाह का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। तो तुम ये कह रहे हो कि शाह फैमिली का फ्यूचर दांव पर लगाकर ये टेस्ट करोगे कि सिंह फैमिली उस लड़की को कितनी अहमियत देती है? उनकी आवाज ठंडी थी, लेकिन गुस्सा साफ था। राजनीति और बड़े घरानों के रिश्ते खिलौना नहीं होते। कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा नुकसान कर देती है। समझदारी ये नहीं कि सामने वाले को कम आंको, समझदारी ये है कि जोखिम लेने से पहले 100 बार सोचो। जगदीश शाह के लिए असली सवाल ये नहीं था कि सिंह फैमिली उस लड़की को कितना पसंद करती है या कितना अपनाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इस पूरे मामले से शाह फैमिली को फायदा क्या होगा। उसे डर ये नहीं था कि कोई लड़की नाराज हो जाएगी, उसे चिंता इस बात की थी कि कहीं हालात ऐसे न बन जाएं कि सिंह फैमिली सीधे शाह फैमिली के खिलाफ खड़ी हो जाए। अगर मामला इतना बढ़ गया कि दोनों घराने आमने सामने आ गए तो फिर ये सिर्फ रिश्तों का टकराव नहीं रहेगा, ये सीधा ताकत का खेल बन जाएगा। और अगर सिंह फैमिली दुश्मन बन गई तो शाह फैमिली की दिल्ली में पकड़ ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। राजनीति और पावर की दुनिया में दोस्ती काम आती है, लेकिन दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है। जगदीश शाह ये बात मानते थे कि सिंह फैमिली ने जो भी नाम कमाया है वो अपने दम पर कमाया है। अमरेंद्र प्रताप सिंह के जमाने से लेकर राजीव प्रताप सिंह और अब सिद्धार्थ तक तीनों पीढ़ियां अपनी मेहनत, काबिलियत और डिसिप्लिन से आगे बढ़ी हैं, किसी के सहारे नहीं। वहीं शाह फैमिली का सफर थोड़ा अलग रहा। उन्होंने अपने बाप दादाओं का बनाया हुआ काम संभाला, उसे गिरने नहीं दिया, बिजनेस को टिकाकर रखा। नया साम्राज्य खड़ा करना मुश्किल होता है, लेकिन उसे सालों साल संभाल कर रखना भी आसान नहीं होता, इसलिए उनकी मेहनत भी कम नहीं थी। लेकिन जगदीश शाह की सोच सिर्फ संभाल कर रखने तक सीमित नहीं थी। वो चाहते थे कि उनके पोते पोतियां सिर्फ विरासत न बचाएं, बल्कि उसे और ऊपर ले जाएं। दिल्ली में नाम होना अलग बात है और सच में ताकतवर और अमीर परिवार बनना अलग बात। उनका सपना साफ था, शाह फैमिली सिर्फ पुरानी अमीर फैमिली न कहलाए, बल्कि दिल्ली की असली पावर सर्कल में गिनी जाए। लेकिन उससे पहले जगदीश शाह की एक ही ख्वाहिश थी, उनके अपने बच्चे और पोते पोती कम से कम समझदारी से चलें। जो कारोबार और इज्जत बाप दादाओं ने सालों में बनाई है, वो किसी की जल्दबाजी या घमंड से बर्बाद न हो जाए। अब तक शाह फैमिली ने अपने काम धंधे ठीक से संभाल रखे थे। ऐसे में सिंह फैमिली से सीधी टक्कर लेना, वो भी एक ऐसी कॉलेज पढ़ने वाली लड़की के कारण जिसका शाह फैमिली से कोई सीधा रिश्ता ही नहीं, ये तो सीधी बेवकूफ़ी होगी। सिंह फैमिली ईवा को कितनी अहमियत देती है, उससे शाह फैमिली को क्या लेना देना? क्या सिर्फ अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पूरे खानदान को दांव पर लगा देना सही होगा? जगदीश शाह की सोच साफ थी, जहां फायदा न हो वहां जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं।
और जहां सामने वाला मजबूत हो वहां बेवजह टकराव तो बिल्कुल नहीं। अपने डैड जगदीश शाह को सच में गुस्से में देखकर अरविंद शाह का लहजा थोड़ा नरम पड़ गया। डैड, आप इतना गुस्सा मत होइए। आप शायद जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। वो बस एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है जिसका हमारी शाह फैमिली से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारी फैमिली का इतना बड़ा बिजनेस है, रोज कितने काम होते हैं। हम क्यों अपना टाइम, एनर्जी और दिमाग किसी ऐसी लड़की पर बर्बाद करें जो हमारे लिए मायने ही नहीं रखती। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं जानबूझकर उसके पीछे पड़ूं और उसे परेशान करूं। ज्यादा से ज्यादा वो अपने डैड से 2-4 बातें उल्टी बोल सकता था, लेकिन अंदर से वो सच में उनकी बात से सहमत नहीं था। आखिर एक नॉर्मल इंसान खूबसूरत लड़की को देखकर पसंद क्यों नहीं करेगा? लेकिन सिद्धार्थ जैसा इंसान सिर्फ किसी खूबसूरत लड़की की वजह से अपना आपा खो दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरविंद शाह बस इसी लॉजिक से अपने डैड को समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर उसके पास सच में इतना फ्री टाइम होता कि वो किसी कॉलेज की फ्रेशर लड़की को टारगेट करे, तो वो बेहतर समझता कि वही टाइम अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाने में लगाए। जगदीश शाह ने नाक से आवाज निकालते हुए कहा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर हल्की संतुष्टि थी। तुम गलत सोच रहे हो। अगर सच में ईवा की सिंह फैमिली में इतनी ऊंची जगह है, तो काव्या के लिए उसका दोस्त होना हमारे शाह फैमिली के लिए भी किस्मत की बात है। उन्होंने आराम से कुर्सी पर टिकते हुए आगे कहा, काव्या की दोस्त मतलब हमारी भी जान पहचान, रिश्तेदारी तो बन ही जाएगी। जब ईवा की शादी सच में सिद्धार्थ से हो जाएगी तो क्या वो हमारी मदद नहीं करेगी अगर आगे चलकर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी? जगदीश शाह की सोच साफ थी। और अगर कोई अच्छा मौका आया, कोई बड़ा प्रोजेक्ट या पावरफुल सपोर्ट मिला, तो क्या ईवा सिंह फैमिली को हमारे हक में बोलकर मदद नहीं दिला सकती? आखिर दोस्ती किस दिन काम आएगी? सीधी बात यह थी कि शाह फैमिली की नज़र सिर्फ रिश्ते पर नहीं, बल्कि सिंह फैमिली की पावर और रसूख पर थी। उन्हें भी उस ताकत का फायदा चाहिए था, और अगर वो फायदा ईवा के जरिए मिल सकता था तो उससे बेहतर और क्या हो सकता था। पहले शाह फैमिली ने सुना था कि मायरा सिन्हा की सगाई सिद्धार्थ से तय हो चुकी है। उन्हें ये भी अच्छी तरह पता था कि काव्या सिद्धार्थ को पसंद करती है, लेकिन इसके बावजूद शाह फैमिली ने कभी इस मामले में दखल नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेहता फैमिली पहले से ही उनकी रिश्तेदारी में थी। अगर उनकी बेटी के ससुराल वाली फैमिली की नातिन की शादी सिद्धार्थ से हो जाती तो सीधा फायदा किसे मिलता? जाहिर सी बात है, शाह फैमिली को। उनके लिए ये प्यार व्यार का मामला नहीं था, बल्कि सीधा सीधा पावर और कनेक्शन का खेल था। अगर शादी हो जाती तो सिंह फैमिली से सीधा रिश्ता जुड़ जाता, और जितना बड़ा नाम सिंह फैमिली का था उतना ही बड़ा फायदा शाह फैमिली को भी मिल सकता था। इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। आखिर रिश्ते और राजनीति में फायदा सबसे पहले देखा जाता है। बिल्कुल, अगर सिद्धार्थ की शादी काव्या से हो जाती तो शाह फैमिली सीधा सिंह फैमिली के और भी करीब आ जाती। इतनी पावरफुल फैमिली का साथ मिलना उनके लिए किसी मजबूत बैकअप से कम नहीं था। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी थी। काव्या असल में शाह फैमिली की सिर्फ नातिन थी, यानी बेटी की बेटी। बीच में एक लेयर का रिश्ता था। वैसे तो नातिन की शादी भी लगभग पोती की शादी जैसी ही मानी जाती है, लेकिन बात उतनी सीधी भी नहीं थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि शाह फैमिली में लड़कियों की कमी थी। काव्या ही उनकी इकलौती नातिन थी। अगर वही मौका हाथ से निकल जाता तो फिर सिंह फैमिली से सीधा रिश्ता जोड़ने का दूसरा रास्ता लगभग बंद हो जाता। सच तो ये था कि अगर कई साल पहले सिद्धार्थ ने जरा सा भी इशारा किया होता कि उसे काव्या के लिए थोड़ी भी फीलिंग है, तो शाह फैमिली बिना सोचे समझे दांव खेल देती। वो पूरी ताकत लगाकर सिद्धार्थ को काव्या के लिए अपने पाले में कर लेते, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये पावर, स्टेटस और फ्यूचर की सिक्योरिटी का सवाल था। लेकिन शाह फैमिली को सबसे ज्यादा खटकने वाली बात यह थी कि जिस तरह सिद्धार्थ मायरा सिन्हा के लिए ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता था, उसी तरह उसका रवैया काव्या के लिए भी खास अलग नहीं था। हाँ, एक फर्क जरूर था। जब सिन्हा फैमिली और सिंह फैमिली ने मिलकर मायरा और सिद्धार्थ की शादी की बात आगे बढ़ाई थी, तब सिद्धार्थ ने खुलकर कोई नाराजगी या विरोध नहीं दिखाया था। उसने साफ मना भी नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने चुपचाप हामी भर दी हो। बस यही बात शाह फैमिली को सोच में डाल देती थी। अगर सच में सिद्धार्थ के दिल में मायरा के लिए कुछ था, और ऐसे में शाह फैमिली जल्दबाजी दिखाकर काव्या के लिए उसे छीनने की कोशिश करती, चाहे वो कामयाब होते या नहीं, तो हालात बिगड़ सकते थे। इससे सिर्फ शाह फैमिली और मेहता फैमिली के रिश्ते ही खराब नहीं होते, बल्कि सिन्हा फैमिली से भी टकराव हो जाता, और सबसे बड़ी बात, सिंह फैमिली भी नाराज हो जाती। सीधी भाषा में कहें तो एक गलत कदम से शाह फैमिली एक साथ 3 फैमिली को नाराज कर सकती थी।
इतना बड़ा रिस्क उठाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, और यही वजह थी कि वो लोग अब तक संभलकर चल रहे थे। शाह फैमिली एक अजीब दुविधा में फंसी हुई थी। उन्हें एक तरफ सिन्हा फैमिली और मेहता फैमिली का ध्यान रखना था, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता उन्हें सिंह फैमिली की थी। साफ दिख रहा था कि उनकी नातिन काव्या सिद्धार्थ को कितनी शिद्दत से पसंद करती है। ये बात घर में किसी से छुपी नहीं थी। फिर भी शाह फैमिली ने कुछ नहीं किया। उन्होंने न तो काव्या की तरफ से कोई कोशिश की, न ही उसके लिए सिद्धार्थ से बात आगे बढ़ाने की पहल की। यहां तक कि उन्होंने काव्या को ये भी नहीं कहा कि वो खुद आगे बढ़कर अपने प्यार के लिए लड़ ले। उल्टा उन्होंने उसे समझाया, थोड़ा सब्र करो, हालात को समझो, हर चीज जबरदस्ती से नहीं मिलती। असल में वो उसे सहने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ काव्या की भावनाओं का मामला नहीं था। ये तीन फैमिली के रिश्तों, पावर बैलेंस और अपने फायदे नुकसान का हिसाब था। इसलिए उन्होंने काव्या के दिल से ज्यादा अपने दिमाग की सुनी और चुप रहना ही बेहतर समझा। अगर शाह फैमिली बार बार समझा बुझाकर काव्या को शांत न करती, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मायरा की हरकतों को झेलने के बाद भी काव्या सिद्धार्थ को सिर्फ जीजा मानकर किनारे खड़ी हो जाती। काव्या का स्वभाव शुरू से तेज था। वो हार मानने वालों में से नहीं थी, लेकिन मायरा उसे बार बार उकसाती, चुभती बातें करती, नीचा दिखाने की कोशिश करती, और हर बार शाह फैमिली उसे यही कहती, वो तुम्हारी कजिन है, रिश्तेदारी है, बात बढ़ाने से क्या फायदा। जब भी मायरा काव्या को तंग करती, शाह फैमिली के लोग बस उसे दिलासा दे देते, छोड़ो, बड़ी बात मत बनाओ, समझदारी से काम लो। लेकिन उन्होंने कभी मायरा को सख्ती से नहीं टोका, नहीं उसे समझाया कि हद पार मत करो। सब जानते थे कि मामला गलत है, फिर भी कोई खुलकर खड़ा नहीं हुआ। काव्या के दादाजी भी मायरा की तरफ झुकाव रखते थे। ये बात शाह फैमिली जानती थी, मगर उन्होंने इस पर भी चुप्पी साध ली। असल में शाह फैमिली का काव्या के लिए प्यार ज्यादातर सिर्फ बातों में ही दिखता था। मुंह से कहते थे तुम हमारी लाडली हो, लेकिन जब सच में उसके लिए खड़े होने का वक्त आया तो उन्होंने रिश्तों और फायदे का हिसाब ज्यादा जरूरी समझा। उनका प्यार शब्दों में था, फैसलों में नहीं। शाह फैमिली का ये रवैया काव्या को तो धोखा दे सकता था। आखिर नमिता के असर में पली बढ़ी काव्या हमेशा यही मानती आई थी कि ननिहाल वाले उसके सच्चे हितैषी हैं। लेकिन काव्या के दादाजी और काव्य मेहता को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। रिश्तेदार होने के नाते सबके बीच एक अनकही समझ थी। कौन किस फायदे के लिए चुप है ये सब जानते थे, बस खुलकर कोई बोलता नहीं था। इस मामले में अगर कोई सच में शाह फैमिली से नाराज था तो वो थे काव्या के डैड काव्य मेहता। उन्हें साफ दिखता था कि सालों पहले शाह फैमिली की नज़र मायरा सिन्हा पर थी और अब वही नज़र ईवा पर टिक गई थी। जगदीश शाह ने आराम से कहा, ईवा समझदार लड़की है, उसे पता है कैसे बिहेव करना है, बहुत अच्छी बच्ची है। अगली बार जब काव्या घर आए तो मैं उससे कहूंगा कि ईवा को भी साथ लेकर आए। इतने सालों से हमारे घर में काव्या के अलावा कोई लड़की है ही नहीं। अच्छा रहेगा, घर में रौनक रहेगी। और वैसे भी तुम्हें बेटी की कमी लगती है और मुझे पोती की। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? उनकी बात साफ थी। वो सिर्फ अपनापन नहीं जता रहे थे, वो फ्यूचर की चाल चल रहे थे। अगर ईवा सच में सिंह फैमिली की बहू बनती है तो अभी से उसे अपने करीब लाना समझदारी होगी। शाह फैमिली की नज़र रिश्तों से ज्यादा उनके फायदे पर थी और ये बात अब धीरे धीरे सबको समझ आने लगी थी। शुरुआत में जगदीश शाह का इरादा सीधा सा था। वो बस इतना चाहते थे कि काव्या ईवा को एक दिन शाह फैमिली में खाने पर लेकर आए, ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सकें कि ईवा कैसी लड़की है, उसका स्वभाव, समझदारी और बर्ताव कैसा है। काव्या के लिए शाह फैमिली के मन में भावनाएं उलझी हुई जरूर थीं, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। आखिर वो घर की इकलौती लड़की थी, लाड़ प्यार तो मिलता ही था। बस फर्क इतना था कि उनके दिल में काव्या की अहमियत शाह फैमिली के फ्यूचर से ऊपर नहीं थी। जब तक काव्या की खुशियां और फैमिली का फायदा एक ही दिशा में चलते रहे, तब तक उनका प्यार बिल्कुल सच्चा और साफ था। वो उसे दुलारते थे, उसकी परवाह करते थे, उस पर गर्व भी करते थे। लेकिन अगर कभी काव्या की इच्छा और फैमिली के फायदे के बीच टकराव आ जाए तो तराजू किस तरफ झुकेगा, ये बात वो खुद भी जानते थे। यही उनके प्यार की सच्चाई थी, मौजूद थी, मगर शर्तों के साथ। अगर कभी काव्या की खुशी और शाह फैमिली के फायदे में टकराव होता तो फैसला पहले से तय था। शाह फैमिली बिना हिचक काव्या को साइड कर देती, सिर्फ शाह फैमिली के फ्यूचर के लिए। उनकी सोच साफ थी, अगर प्लान कामयाब हो गया तो बाद में किसी और तरीके से काव्या को खुश कर देंगे, उसे अच्छा लाइफस्टाइल, पैसा, सिक्योरिटी दे देंगे। तब कौन कहेगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई।
अरविंद शाह ने आईब्रो सिकोड़ ली। डैड, क्या सच में इतना आगे जाने की जरूरत है? हाँ। जगदीश शाह की आवाज इस बार बिल्कुल सख्त थी। कोई बहस की गुंजाइश नहीं। मैं 1000 गलत लोगों को अपना कह लूं, लेकिन सही मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। और यहां तो चांस काफी ज्यादा है। शाह फैमिली अगर किसी को रिश्ते में अपना ले ले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर हमने सही इंसान को पकड़ लिया तो वो बहुत बड़ी बात होगी। उनकी बातों में साफ दिख रहा था ये भावनाओं का खेल नहीं था, ये गणित था। रिश्ते उनके लिए सिर्फ अपनापन नहीं, एक इन्वेस्टमेंट थे। और अगर ईवा सच में सिंह फैमिली की बहू बनती है तो उसे अभी से अपना बना लेना ही समझदारी थी। वैसे भी जब तक ईवा पढ़ाई के लिए दिल्ली नहीं आई थी, सिद्धार्थ बहुत कम यहाँ आता जाता था। लेकिन अब उसके आने जाने के तरीके में साफ बदलाव दिख रहा था। जगदीश शाह को शक होना लाजमी था, क्या ये बदलाव ईवा की वजह से है? अगर सच में ऐसा था और वो लोग देर कर देते तो मौका हाथ से निकल सकता था। इसलिए उनका मानना था कि पक्का होने का इंतजार करने से बेहतर है पहले ही चाल चल दी जाए। रिश्ता पक्का होने के बाद पास आना आसान होता है, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी होती। उन्होंने साफ कहा था, जब सब कुछ तय हो जाए तब साथ देने वाले बहुत मिलते हैं। असली बात तब है जब मामला अभी बन ही रहा हो। सीधी भाषा में चलती गाड़ी में धक्का देना आसान है, लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट हो रही हो तब हाथ लगाना असली समझदारी है। जगदीश शाह का मानना था कि अभी अगर ईवा को अपनापन दिखाया गया तो वो एहसान याद रहेगा। बाद में जब उसकी जिंदगी चमक उठेगी तब उस चमक में शाह फैमिली का हिस्सा भी जुड़ जाएगा। जगदीश शाह अच्छी तरह समझते थे, अगर सिंह फैमिली ने खुले तौर पर ईवा की अहमियत मान ली तो सिर्फ शाह फैमिली ही नहीं, और भी कई लोग उसे अपना रिश्ता बताने के लिए लाइन लगा देंगे। उस वक्त अगर शाह फैमिली आगे बढ़ना चाहेगी तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए उन्होंने तुरंत फैसला लिया, जब रौनक वापस आए तो उससे आज की पूरी बात पूछना। खासकर एक चीज साफ करनी है, उसके और ईवा के बीच कोई दुश्मनी या टकराव तो नहीं है। जगदीश शाह जानते थे कि फिलहाल दोनों के बीच कोई खुला विवाद नहीं है, और जब तक कोई सीधा टकराव नहीं था तब तक काव्या के लिए उनका प्यार भी असली था, दिखावा नहीं। लेकिन वो एक बात अच्छी तरह समझते थे, अगर रौनक ने कहीं भावनाओं में आकर कोई गलती कर दी या ईवा को नाराज कर दिया तो आगे की सारी प्लानिंग खतरे में पड़ सकती है। इसलिए पहला कदम साफ था, रास्ता क्लियर है या नहीं, ये पहले पक्का करना जरूरी था। जब शाह फैमिली को पता चला कि सिद्धार्थ ने मायरा सिन्हा से रिश्ता तोड़ दिया, किसी और लड़की से सगाई कर ली और एक बार फिर काव्या को नजरअंदाज कर दिया, तो पूरे घर में गुस्सा और अफसोस का माहौल बन गया। सबको लगा कि काव्या के साथ नाइंसाफी हुई है। हमारी काव्या में क्या कमी है? इतनी पढ़ी लिखी, समझदार, खूबसूरत लड़की, और सिद्धार्थ को दिखता ही नहीं। घर के बड़ों को सच में बुरा लगा। उन्हें लगा सिद्धार्थ ने बार बार एक ही हीरा हाथ से जाने दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मायरा ने जब फोन पर बात की तो उसने आग में घी डालने का काम किया। उसने बताया कि काव्या की अपनी ही दोस्त ईवा ने सिद्धार्थ को उससे दूर कर दिया। मायरा की बातों के मुताबिक दोस्ती का ढोंग करती रही और पीछे से रिश्ता पक्का कर लिया। ऐसी दोस्त से तो दुश्मन अच्छे। मायरा ने ईवा को बेशर्म, चालाक और सेल्फिश बताकर पेश किया। उसने कहा कि ईवा ने दोस्ती का भरोसा तोड़ा और काव्या की पीठ पीछे उसका हक छीन लिया। शाह फैमिली ने वही सुना जो उन्हें सुनाया गया। उन्हें लगा कि काव्या के साथ सिर्फ किस्मत ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी दोस्त ने भी धोखा किया है। और इसी एक तरफा कहानी ने उनके मन में ईवा के लिए पहली बार कड़वाहट पैदा कर दी। मायरा ने शाह फैमिली से बड़ी मासूमियत से कहा था कि उसे हमेशा यही लगता था, अगर सिद्धार्थ उससे शादी नहीं करता तो वो जरूर काव्या के साथ होता। उसे पता था कि काव्या सालों से सिद्धार्थ को पसंद करती है, उसे दिल से चाहती है। मायरा ने यह भी कहा, अगर सिद्धार्थ सच में मुझे पसंद करता तो मैं कभी पीछे नहीं हटती, लेकिन अगर उसे मैं पसंद ही नहीं थी तो मैं जबरदस्ती क्यों करती? उस हालत में मैं खुद पीछे हट जाती, और काव्या ही एक ऐसी लड़की थी जिसके आगे मैं हार मान सकती थी। उसने बड़ी साफ सुथरी बातों में खुद को उदार दिखाया। अगर सिद्धार्थ काव्या को चुनता तो मैं दिल से दोनों को ब्लेसिंग देती। लेकिन फिर उसने आखिरी वार किया। किसे पता था कि अचानक ईवा बीच में आ जाएगी और सिद्धार्थ को हम दोनों से दूर कर देगी। मायरा ने पूरी कहानी ऐसे पेश की जैसे वो खुद सैक्रिफाइस करने को तैयार थी, काव्या के लिए रास्ता छोड़ने को भी राजी थी। लेकिन ईवा ने अचानक आकर सब छीन लिया। शाह फैमिली ने जब ये सुना तो उन्हें लगा कि मामला किस्मत का नहीं बल्कि किसी की चालाकी का है, और यहीं से उनके मन में ईवा के लिए शक और नाराजगी की जड़ जमने लगी।
मायरा ने बात यहीं खत्म नहीं की। उसने शाह फैमिली को काव्या और ईवा की दोस्ती के बारे में भी लंबी कहानी सुनाई। उसने जोर देकर कहा कि दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। काव्या तो ईवा के लिए पागल थी। उसने कहा, मेरे सामने भी अगर मैं ईवा के खिलाफ एक शब्द बोल दूं तो काव्या मुझ पर ही भड़क जाती थी, मेरे साथ बहस कर लेती थी सिर्फ ईवा की वजह से। उसने ऐसा माहौल बनाया जैसे काव्या ईवा को किसी फरिश्ते से कम नहीं समझती थी। यहां तक कि उसने ये भी जताया कि एक कजिन होने के बावजूद वो खुद ईवा के सामने कुछ भी नहीं रह गई थी। मैं तो उसकी कजिन हूं, लेकिन काव्या के लिए मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही, मायरा ने शिकायत के लहजे में कहा। और फिर उसने सबसे तीखी बात जोड़ी, इतना सब होने के बाद भी ईवा ने क्या किया? उसी दोस्त ने सिद्धार्थ को उससे छीन लिया, ऊपर से सगाई भी कर ली। उसने पूरी कहानी ऐसे घुमाकर पेश की कि काव्या बेइंतहा सच्ची और वफादार दोस्त लगे और ईवा एहसान फरामोश। शाह फैमिली के कानों में जब ये बात पहुंची तो उन्हें लगा जैसे काव्या की अच्छाई का बदला धोखे से दिया गया हो, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चुभी। मायरा ने सबसे बड़ी चाल यहीं चली। उसने जानबूझकर ये बात घुमा दी कि ईवा और सिद्धार्थ का रिश्ता तो काव्या की दोस्ती से भी पहले शुरू हो चुका था। उसने पूरी कहानी ऐसे सुनाई जैसे ईवा ने दोस्ती का फायदा उठाया, काव्या की भावनाएं जानते हुए भी बेशर्मी से सिद्धार्थ को उससे छीन लिया और उसके सामने ही सगाई कर ली। मायरा ने बार बार यही दोहराया, ईवा को सब पता था कि काव्या सिद्धार्थ को पसंद करती है, ईवा को भी ये बात मालूम थी, फिर भी उसने ऐसा किया। उसने ये भी कहा कि काव्या तो हमेशा ईवा का बचाव करती थी, उसके लिए झगड़ती थी, उसके लिए अपने ही लोगों से भिड़ जाती थी, और बदले में ईवा ने क्या किया? उसी की भावनाओं पर पैर रख दिया। मायरा ने यहां तक कह दिया कि काव्या तो जहर खा चुकी है, मतलब ईवा के असर में इतनी आ गई है कि इतना सब होने के बाद भी उसे दोस्त मानती फिरती है। ये सब सुनकर शाह फैमिली के अंदर गुस्सा भर गया। उन्हें लगा जैसे उनकी लाडली के साथ खुला धोखा हुआ है। लेकिन असली सवाल ये था, क्या शाह फैमिली को सच में समझ नहीं आया कि मायरा ने घटनाओं का क्रम जानबूझकर गड़बड़ किया है, या फिर उन्होंने समझकर भी अनदेखा कर दिया? सच तो ये था कि घर के कुछ मेन लोग पूरी तस्वीर समझते थे। उन्हें अंदाजा था कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी मायरा बता रही है, लेकिन कभी कभी लोग सच से ज्यादा उस कहानी पर यकीन करना पसंद करते हैं जो उनके मन के गुस्से को सही ठहराए। और शाह फैमिली में भी यही हुआ। कुछ ने बात को दिल से मान लिया और कुछ ने समझकर भी चुप रहना बेहतर समझा। जगदीश शाह और उनकी पत्नी, साथ ही नमिता, पहले से ही गुस्से में भरे हुए थे। ऊपर से जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि काव्या सागर यूनिवर्सिटी के गेट पर ईवा के कई बैग उठाए खड़ी है, तो उनके दिल में और चुभन हुई। उन्हें लगा जैसे उनकी अपनी नातिन, जिसके लिए वो इतना सोचते हैं, वही किसी और के लिए नौकरानी बनी घूम रही है। फिर भी उन्होंने वहीं खड़े खड़े ईवा पर थूकना, उसका पूरा नाम लेकर चिल्लाना या उसे बेशर्म कहकर डांटना सही नहीं समझा। उनकी सोच थी, हम सभ्य लोग हैं, पब्लिक प्लेस में चिल्लाना गाली देना हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। और सच ये भी था कि काव्या खुद अपनी मर्जी से ईवा का सामान उठा रही थी। अगर वो बीच में बोलते तो उल्टा ऐसा लगता जैसे बड़े होकर छोटी लड़की पर दबाव बना रहे हैं। शाह फैमिली अपनी इज्जत और इमेज को लेकर बहुत सजग थी। वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे लगे कि वो अपनी हैसियत भूलकर हंगामा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने खुद को बार बार रोका। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपनी नज़रों और ठंडे रवैये से ईवा को ये एहसास करा दिया कि वो उसे पसंद नहीं करते, पर खुले तौर पर उन्होंने कोई हद पार नहीं की। कम से कम बाहर से देखें तो उन्होंने मर्यादा नहीं तोड़ी। उनका गुस्सा अंदर था, लेकिन चेहरा अब भी सभ्य बना हुआ था। अरविंद शाह के चेहरे पर पहले थोड़ी झिझक दिखी। उन्हें लग रहा था कि बात कुछ ज्यादा आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद जैसे उन्हें अचानक समझ आ गया कि जगदीश शाह की असली स्ट्रैटेजी क्या है। उनका चेहरा ढीला पड़ा, फिर संभल गया। होंठों पर एक सधी हुई, प्रैक्टिस की हुई मुस्कान आ गई। डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं समझ गया, उन्होंने शांत आवाज में कहा। हमारी शाह फैमिली में वैसे भी किसी चीज की कमी नहीं है, बस लड़कियों की कमी है, और हम तो हमेशा से देश की फैमिली प्लानिंग पॉलिसी को सपोर्ट करते आए हैं। अरविंद शाह ने हल्का सा हंसते हुए जोड़ा, लगता है ऊपर वाले ने खुद ही हमारी दहलीज पर एक बेटी भेज दी है। चाहे ईवा की सिंह फैमिली में कितनी भी अहमियत हो या ना हो, एक बात तय थी, वो सिद्धार्थ की होने वाली पत्नी है और ये पहचान कभी नहीं बदलेगी। यानी फ्यूचर में उसका रिश्ता सीधे सिंह फैमिली से जुड़ा रहेगा। बस यही एक सच्चाई शाह फैमिली के लिए काफी थी। जगदीश शाह और अरविंद शाह की सोच बिल्कुल साफ थी।
मान लीजिए अगर किसी अनकही वजह से सिंह फैमिली ने ईवा को एक्सेप्ट किया हो या फिर सिद्धार्थ के दिल में उसके लिए खास भावनाएं भी न हो, तब भी क्या फर्क पड़ता है। सच्चाई ये थी कि ईवा सिंह फैमिली की होने वाली बहू है। अगर शाह फैमिली उसे अपनी मुंहबोली पोती या मुंहबोली बेटी बना लेती है तो उनका सिर्फ फायदा ही फायदा था, नुकसान जरा सा भी नहीं। इस समय ईवा को तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि जिस शाह फैमिली ने कुछ दिन पहले तक उसे ठंडी निगाहों से देखा, वही अब अंदर ही अंदर उसे अपनाने की प्लानिंग बना रही है। बाहर से उनके चेहरे पर नापसंदगी साफ झलकती थी, जैसे बस उसके रूप से ही चिढ़ हो, लेकिन अंदर बाप बेटे की जोड़ी ने मिलकर फैसला कर लिया था कि वक्त आने पर उसे अपना गोद लिया हुआ रिश्ता दे दिया जाएगा। ये दुनिया का पुराना सच है, जब कोई ऊपर उठता है तो आसपास के लोग भी उसकी ऊंचाई का सहारा लेकर ऊपर चढ़ना चाहते हैं। कामयाबी अपने साथ रिश्तों की नई परिभाषा लेकर आती है और शाह फैमिली भी उसी परिभाषा को अपने हिसाब से लिखने की तैयारी में थी। सिंह फैमिली कोई साधारण परिवार नहीं था, उनका नाम ही काफी था। अब जब ईवा का रिश्ता उनसे जुड़ चुका था तो जो लोग उसे पसंद नहीं करते थे वो भी उसका मन जीतने की कोशिश करने लगे। कई लोग तो उसे मुंहबोली रिश्तेदार बनाने के लिए तैयार थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि सिंह फैमिली की ताकत और इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है। ये सब बातें शायद ईवा ने कभी सोची हों, लेकिन अरविंद शाह ने तो पहले ही पूरा हिसाब लगा लिया था। उसकी सोच सीधी थी, अगर ईवा की अहमियत सिंह फैमिली में उतनी बड़ी नहीं भी निकली और ये सब बस दिखावा हो, तब भी शाह फैमिली का क्या जाएगा। लेकिन अगर जगदीश शाह का अंदाजा सही निकला, अगर सच में सिद्धार्थ ईवा से दिल से प्यार करता है और सिंह फैमिली उसे पूरी तरह अपनी बहू मान चुकी है, तो सिर्फ एक मुंहबोली बेटी का रिश्ता बना लेने से ही शाह फैमिली को कितना फायदा हो सकता है, ये सोचकर ही अरविंद को सुकून मिला। कम जोखिम बड़ा फायदा, यही था उसका गणित, और इसी गणित ने उसके सारे डाउट दूर कर दिए। अरविंद शाह के चेहरे पर आई संतुष्ट मुस्कान देखकर जगदीश शाह ने राहत की सांस ली। समझ गए ना अब? उन्होंने शांत लेकिन सीरियस आवाज में पूछा। हाँ डैड, आखिर घर में आप हैं ही, अरविंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसे मानना पड़ा कि एक्सपीरियंस की बात अलग होती है। कुछ मामलों में वो अपने डैड जितना दूर तक नहीं सोच पाया था। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, जब फायदा ही फायदा है तो पीछे हटने का क्या मतलब। चाहे शाह फैमिली ने पहले ईवा के साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, एक बात तो साफ थी, काव्या और ईवा की दोस्ती सच में गहरी थी। काव्या तो पहले से ही ईवा के करीब थी, अगर अब बड़े लोग भी उसे अपनाने का इशारा दें तो रिश्ता और मजबूत हो सकता है। अरविंद ने सोचा, कभी कभी सही वक्त पर एक कदम आगे बढ़ा देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, और इस बार वो कदम भावनाओं से नहीं, पूरी तरह फायदे के हिसाब से उठाया जा रहा था। अरविंद शाह ने आगे सोचते हुए कहा, अगर हम ईवा को अपना मुंहबोला रिश्ता दे दें तो काव्या तो खुशी से झूम उठेगी। उसके लिए तो ये सबसे बड़ी बात होगी। ऐसे में सबके लिए अच्छा ही होगा, है ना? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ सोचकर अरविंद फिर थोड़ा सीरियस हो गया। डैड, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, उसने आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा। हम लोग उससे 2 बार मिल चुके हैं। दोनों बार हमने साफ तौर पर अपनी नापसंदगी जताई थी। ऊपर से रौनक भी अभी तक घर नहीं लौटा, लेकिन अंदाजा तो लग ही रहा है कि इस बार उसकी और ईवा की मुलाकात भी खास अच्छी नहीं रही होगी। अरविंद ने धीमी आवाज में जोड़ा, ऐसे में अगर अब हम अचानक कहें कि हम उसे अपनी मुंहबोली बेटी या पोती बनाना चाहते हैं तो क्या वो मान जाएगी? ये सवाल वाजिब था। 2 बार ठंडी नजरें, 2 बार दूरी और अब अचानक अपनापन। अरविंद समझ रहा था कि प्लान बनाना आसान है, लेकिन क्या ईवा उस बदलाव को एक्सेप्ट करेगी, यही असली परीक्षा होगी। जगदीश शाह जोर से हंस पड़े। अरे, औरतें हैं, उन्होंने बेफिक्री से कहा। उम्र चाहे जो हो, स्वभाव एक जैसा ही रहता है। ज्यादा सिर पर चढ़ाओगे तो घमंडी हो जाएंगी। पहले थोड़ा ठंडा बर्ताव करो, फिर मिठास दिखाओ, असर ज्यादा होता है। उनकी स्ट्रैटेजी साफ थी। हमने उसे पहले ठंडा रवैया दिखाया, अब अगला कदम ये होगा कि हम खुद बात खोलेंगे। जो भी मायरा ने हमें बताया था सब सामने रख देंगे। कहेंगे कि हमें गलतफहमी हुई, हमें भड़काया गया। मतलब पहले दूरी, फिर सफाई, फिर अपनापन। जगदीश शाह को पूरा भरोसा था कि अगर शाह फैमिली साफ तौर पर कह दे कि वो अब ईवा के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती है तो ईवा मना नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर ईवा के दिल में कोई नाराजगी है भी तो वो सीधा मायरा की तरफ जाएगी। हम तो बस गलतफहमी के शिकार थे, यही मैसेज देना था। जगदीश शाह को लगता था कि इस तरह न सिर्फ बात संभल जाएगी बल्कि फायदा भी होगा। ठंडी दूरी के बाद अचानक दिखाया गया अपनापन, उन्हें यकीन था उसका असर गहरा होगा।
शुरू में शाह फैमिली ने मायरा की बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया था। यही उनकी पहली गलती थी। लेकिन अब जगदीश शाह की सोच अलग थी। जब हम उसे अपना मान ही लेंगे तो फिर आधे अधूरे मन से नहीं, पूरी तरह से अच्छा व्यवहार करेंगे, उनका साफ मानना था। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल तैयार थी। पहले गलतफहमी दूर करने का नाटक, फिर मीठी बातें, फिर अपनापन, फिर एहसान का एहसास। जगदीश शाह को पूरा भरोसा था कि इतनी मिठास के बाद 20 साल की ईवा उनके जाल को समझ नहीं पाएगी। उन्हें यकीन था कि अगर वो उस पर प्यार और अपनापन बरसाएंगे तो वो खुद को लकी समझेगी। और जब इंसान को लगे कि उसे अचानक सम्मान और प्यार मिल रहा है तो उसके दिल में शुक्रगुजारी आना स्वाभाविक है। जगदीश शाह को डर नहीं था कि ईवा उनका एहसान नहीं मानेगी या उन्हें अपना नहीं समझेगी। उनकी नज़र में रिश्ते भावनाओं से नहीं, सही समय पर सही शब्द और सही व्यवहार से बनाए जाते हैं। और अब वो उसी खेल को खेलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो क्या ईवा शाह फैमिली के इस बिछाए हुए जाल में फंस जाएगी, या सिद्धार्थ के आने से पहले ही बदल जाएगा सारा खेल? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अगले एपिसोड के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए अलविदा।